नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट की यह भाग 28 है और यह जो भी प्रश्न आप लोग को दिए जा रहे हैं यह सभी एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराई जा रही है फैक्ट के माध्यम से। तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो देखिए, ऋग्वैदिक देवताओं में अक्सर अतिथि को उपाधि देकर संबोधित किया जाता था। तो जो अतिथि होता था उसे अग्नि कहा जाता था। अग्नि को, जो अग्नि देवता होते थे उन्हें अतिथि के नाम से संबोधित किया जाता था। तो ऋग्वैदिक देवताओं में अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था, वह अग्नि को संबोधित किया जाता था। अगला देखिएगा, ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः आरंभ होते हैं अग्नि के मंत्र से। ऋग्वेद के दूसरे से छठवें मंडल के दृष्टा मतलब रचयिता कौन है? तो देखिए, ऋग्वेद के जो पहला मंडल है उसके रचयिता जो हैं वह हैं अंगिरा ऋषि, और दूसरा जो है उसके रचयिता गृत्समद हैं, और तीसरा जो है विश्वामित्र रचयिता हैं, चौथा जो है वामदेव रचयिता हैं, और पांचवा जो है अत्रि ऋषि हैं, फिर छठवां जो है भारद्वाज हैं, जबकि सातवें मंडल के रचयिता जो हैं वशिष्ठ ऋषि हैं, आठवें मंडल के रचयिता जो हैं वह हैं कण्व ऋषि। इस तरह से हैं, आगे बताया जाएगा आप लोग को। तो बस यह याद रखिएगा, ऋग्वेद के दूसरे यह सब देखिए, ऋग्वेद में दूसरे से सातवें मंडल तक को वंश मंडल कहा जाता है। दूसरे से सातवें मंडल तक के मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। और यह याद रखिएगा, ये दूसरा से सातवां तक के मंडल के जो रचयिता हैं ये हैं, और पहले मंडल के रचयिता जो हैं वह हैं अंगिरा ऋषि। यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण जिस पुरोहित का कार्य था, यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण किस पुरोहित का काम था? तो वह पुरोहित था ब्रह्मा। यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, अयोध्या का जो उल्लेख है सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में, क्योंकि ऋग्वेद में ही जैन धर्म के पहले जो तीर्थकर थे ऋषभदेव, उनका उल्लेख है, और ऋषभदेव का जो जन्म स्थान था वह अयोध्या था। तो अयोध्या का जो उल्लेख मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है। अगला देखिएगा, मनुस्मृति में सरस्वती और धृषदती नदियों के बीच के प्रदेश को जिस नाम से परिभाषित किया गया है तो ब्रह्मावर्त कहा गया है। मनुस्मृति में सरस्वती और धृषदती नदी के बीच का जो प्रदेश है उसे ब्रह्मावर्त कहा गया है, ब्रह्मावर्त। हिमालय से विंध्य तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? आर्यावर्त कहा गया है। हिमालय से विंध्य तक के क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया है। गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र को कहा जाता था ब्रह्मर्षि देश। गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब क्षेत्र है उसे ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। सप्त सिंधु प्रदेश किसे कहा गया है? सिंधु। सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 नदियों वाला प्रदेश। तो देखिए, सिंधु, सरस्वती, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज नदियों का जो क्षेत्र था उसे सप्त सिंधु क्षेत्र माना गया है। ऋग्वेद में केवल एक बार जिस नदी का उल्लेख है, तो देखिए ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार जो उल्लेख हुआ है वह हुआ है सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार हुआ है। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, और गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार ही हुआ है ऋग्वेद में। तो यह ध्यान रखिएगा। वैदिक काल में जिसकी उपासना नहीं होती थी, लक्ष्मी जी की उपासना वैदिक काल में नहीं होती थी, वह अस्तित्व में नहीं आई थी। अगला देखिएगा, चारों वर्णों का प्रथम बार उल्लेख जिस वेद में किया गया है और ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या क्या है? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। यजुर्वेद में जो 40 अध्याय हैं और अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं। ये सब बातें ध्यान में रखिएगा। वेदों को 4 भागों में विभाजित किया है। देखिए, जो वेद हैं 4 वेद हैं, इनको 4 भागों में किसने डिवाइड किया था? तो वह वेद व्यास ने किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, ऋग्वेद के जिस सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं संवाद सूक्त, मतलब ऋग्वेद का जो संवाद सूक्त है उसमें भारतीय नाटक के आरंभिक अंश पाए गए हैं संवाद सूक्त में। ऋग्वेद के जिस सूक्त में वर्ण व्यवस्था का प्रथम बार उल्लेख मिलता है तो पुरुष सूक्त में ही वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। श्राद्ध की प्रथा सर्वप्रथम चलाई थी। श्राद्ध की प्रथा किसने चलाई थी? दत्तमेय ऋषि के पुत्र निमि ने ही सबसे पहले अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया था। तो श्राद्ध की प्रथा जो चलाए थे वह दत्तमेय ऋषि के पुत्र निमि ने चलाया था।
सांख्य दर्शन से अगला देखिएगा, सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक थे वह थे ईश्वर कृष्ण। न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक थे वह थे अक्षपाद गौतम। मीमांसा के जो प्रतिपादक थे जैमिनी थे। और वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक थे वह थे उलूक कड़ाद। तो ध्यान में रखिएगा। फिट सूत्र संबंधित है। फिट सूत्र जो है वह छंद से संबंधित है। भारतीय गणितीय लेखन से संबंधित प्राचीन साक्ष्य निहित हैं। भारतीय गणितीय लेखन से संबंधित प्राचीन साक्ष्य निहित हैं शुल्ब सूत्र में। अगला देखिएगा, शुल्ब सूत्र से, देखिए शुल्ब सूत्र से यज्ञ वेदी से के संबंधित माप के बारे में बताया गया है। मतलब शुल्ब सूत्र जो है एक गणित का पुस्तक है जिसमें यज्ञ वेदी के माप के बारे में बताया गया है। ये मतलब यज्ञ वेदी कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, ये सब बातें जो बताई गई हैं वह शुल्ब सूत्र में बताई गई हैं। कल्प सूत्र में क्या है? कल्प सूत्र में विधि और नियमों का उल्लेख है, मतलब नियम रीति रिवाजों का उल्लेख है कल्प सूत्र में। जबकि निरुक्त को कहा गया है भाषा विज्ञान। निरुक्त को भाषा विज्ञान का ग्रंथ कहा गया है। तो यह बात ध्यान में रखिएगा कि शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी से संबंधित माप के बारे में बताया गया है। कल्प सूत्र में विधि और नियमों का वर्णन है। जबकि निरुक्त को कहा गया है भाषा विज्ञान। अगला देखिएगा, ऋग्वेद में सेनानी मतलब सेनापति, पुरोहित और ग्रामणी नामक शासकीय पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सेनापति, पुरोहित और ग्रामणी नामक शासकीय पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। इस काल में भूमि का संपूर्ण स्वामित्व किसके पास था? इस काल में जो संपूर्ण स्वामित्व होता था वह संपूर्ण कबीले के पास था। मतलब ऋग्वैदिक काल में जो कबीले होते थे वही भूमि के मालिक हुआ करते थे। राजतंत्र उतना ज़्यादा सुदृढ़ नहीं था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, बिल्कुल जुड़ जाइएगा। और बुक्स अड्डा का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है बुक्स अड्डा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि बुक्स अड्डा पर मैं बहुत सारे पुस्तकों का रिव्यू करता हूँ और उन पुस्तकों का PDF भी आप लोग को प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूँ। तो बुक्स अड्डा को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारे मटेरियल आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। यह भी मटेरियल जो आप लोग देख रहे हैं यह भी टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।